अब साथियों इस वीडियो के अंदर मैं मार्क्स की जो प्रमुख थ्योरी हैं उनको शॉर्ट में समझा देता हूं और इस वीडियो के नोटिफिकेशन में जो लिंक डली हुई उसको खोलेंगे तो उसके अंदर उस फोल्डर के अंदर सारे वीडियो हैं। मैं तो निवेदन करूंगा कि उन वीडियो को भी ज़रूर सुनें ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ जाए। तो अब हम ये थ्योरियों को साथी शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों ऐतिहासिक भौतिकवाद जो मार्क्स की थ्योरी है उसको अच्छी तरीके से समझना है। मानव विकास का जो इतिहास है उसका पूरा क्रम है और इसके अंदर मार्क्स ने समझाया कि जब से मानव पैदा हुआ जीवन जीने के लिए उसने अपने संसाधन पैदा किए और वो संसाधन कैसे पैदा किए, प्रकृति से संघर्ष करके उन संसाधनों को पैदा किया और अपने जीवन जीने को बेहतर बनाने का कोशिश किया। तो यहाँ से मानव विकास का इतिहास क्रम शुरू होता है। जितने संसाधन पैदा हुए उसी के आधार पे मनुष्य का जीवन जीने का स्तर बना। जैसे बहुत ही पुरातन समय में जो समाज था उसके पास केवल पत्थर था, पत्थर के हथियार थे। तो पत्थर के हथियार से, नुकीले हथियार से उसने जितना चीजें पैदा कर पाई उसी के आधार पर समाज का स्तर था, उसी के आधार पर समाज बना। उसके बाद से जैसे ही और अगला समाज आया, लोहे का विकास हुआ। जो लोहे का विकास हुआ, लोहे के औजारों का विकास हुआ, उसके आधार पर सारे समाज का विकास हुआ, उसके आधार पर सारा समाज का बदलाव हुआ। उसके बाद से फिर खेती का और ज़्यादा विकास हुआ, तो फिर सामंती व्यवस्था आई, खेती में और ज़्यादा विकास हुआ। उसके बाद से साथियों 1916 के बाद में मशीनीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, मशीनें पैदा हुई, मशीनों से संसाधन का उत्पादन होना शुरू हुआ, फिर नई पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। यानी मशीनें पैदा नहीं होती और ये उत्पादन के जो औजार हैं ये नहीं बदलते तो समाज भी नहीं बदलता। ये विकास क्रम साथियों क्या समझाता है? मार्क्स ने समझा कि इतिहास जो है, जो राजा थे, फलाना राजा मरा, फिर ढिकाना राजा पैदा हुआ, वो राजा इतना बलशाली था, ये इतिहास नहीं है। हमको इतिहास के विकास क्रम को समझना है। संसाधनों को उत्पादन करने के जो औजार थे उनका विकास क्रम क्या है, क्योंकि समाज का विकास क्रम किससे बदलता है? जो उत्पादन के संसाधन होते हैं, और उत्पादन के संसाधनों पे जिसका कब्जा होता है इस पूरी व्यवस्था पे उसका कब्जा होता है। जैसे पुरातन में उत्पादन के संसाधन सामूहिक थे, तब कबीलाई व्यवस्था थी। जैसे ही लोहे का विकास हुआ उसके बाद से उत्पादन के संसाधन और पैदा हुए, फिर राजा पैदा हुए, तो उत्पादन के संसाधनों पे राजाओं का कब्जा था। सामंती व्यवस्था में सारा संसाधनों पे कब्जा सामंतों का था। उसी तरीके से जैसी पूंजीवादी व्यवस्था पैदा हुई तो सारी फैक्ट्रियों पे, कारखानों पे, मशीनों पे कब्जा पूंजीपतियों का था। तो हमें समझते हैं कि जो उत्पादन के संसाधन का विकास क्रम से समाज बदलता है, वो उत्पादनों के संसाधनों पे जिसका कब्जा होता है उसका समाज के ऊपर कब्जा होता है, सत्ता के ऊपर कब्जा होता है। तो ये जो प्रमुख दो तथ्य हैं जिनको अच्छी तरीके से समझना है। यदि हम इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आगे की सारी थ्योरियों को, सारे विकास क्रम को हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो जो ये उत्पादन के औजार हैं इनकी जो चरित्र है या इनका जो गुण है वो है कि इनके अंदर हमेशा निरंतर क्रम में विकास होता है। ये स्थिर नहीं रह सकते। कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होगी कि जो जैसी है वो वैसी हमेशा वैसी रहेगी। हर चीज में विकास होता है। और दूसरा इसमें इसका चरित्र है कि इसका विकास हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है। मतलब जो टेक्नोलॉजी है उससे और बेहतर होती है। वो टेक्नोलॉजी नीचे की तरफ नहीं आती है। कोई मशीन का जो विकास है वो नीचे की तरफ नहीं आता है। मशीन का विकास हमेशा आगे की तरफ जाता है। तो यह भी हमको समझना है कि जो उत्पादन के संसाधन है उसका एक अपना विकास क्रम है जो प्रकृति के नियम से एक थ्योरेटिकल उसका गुण है, वो होगा ही, ये सुनिश्चित है। तो इसके आधार पे समाज का विकास भी निरंतर होता है। समाज के अंदर भी निरंतर बदलाव होते हैं। सामाजिक विकास क्रम में भी निरंतर विकास होता है।
जैसे सबसे पहले कबीलाई व्यवस्था थी, फिर गुलामों की व्यवस्था आई, फिर सामंतों की व्यवस्था आई, फिर पूंजीवादी व्यवस्था आई। अब इसके आगे बेहतर व्यवस्था, इससे बेहतर व्यवस्था होगी जो समाजवादी व्यवस्था होगी। समाजवादी व्यवस्था से बेहतर आगे बढ़ेंगे तो साम्यवाद की तरफ बढ़ेंगे। तो ये विकास का क्रम है, इस विकास के क्रम का ये नियम है जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और हमेशा जो वर्तमान परिस्थिति है उससे बेहतर होता है। समाज के ऊपर भी यही फार्मूला लगता है। मैंने आपको जो सावरकर जी और गोलवलकर जी की जो थ्योरियां समझाई हैं उसमें विकास क्रम के बारे में बहुत बार बोला है। ये यही विकास क्रम का सिद्धांत है जो मार्क्स ने समझाया कि विकास क्रम हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, विकास क्रम कभी पीछे की तरफ नहीं जाएगा। जैसे अभी आरएसएस ये कह रहा है कि वो राजाशाही व्यवस्था की मनुस्मृति को आज लागू करेंगे, वो राजसत्ता लाना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि विकास क्रम में वो पीछे छूट गया है। विकास क्रम में आज का जो पूंजीवादी समाज है इससे बेहतर समाज आगे आएगा, ये भी नहीं रहेगा, इससे बेहतर आएगा। तो इससे बेहतर क्या है? समाजवादी व्यवस्था है। इसलिए हमें कहते हैं साथियों कि पूंजीवादी व्यवस्था ये नष्ट होगी, ये सुनिश्चित है। ये विकास क्रम का सिद्धांत बताता है। समाजवादी व्यवस्था आएगी, ये भी सुनिश्चित है, क्योंकि ये विकास क्रम का सिद्धांत बताता है। जैसे हमने आरएसएस की पूरी थ्योरियों में समझाया कि आरएसएस जो चाहता है वो हो नहीं सकता, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विकास क्रम का सिद्धांत ये कहता है कि पीछे की कोई जो समाज व्यवस्था है वो आगे नहीं आ सकती है, पीछे से बेहतर व्यवस्था आगे आएगी। जो मनुस्मृति की व्यवस्था पहले थी, जिस तरीके के कर्मकांड और सारी वर्ण व्यवस्था जो थी पहले, वो वर्ण व्यवस्था आगे नहीं रह सकती। ये विकास क्रम का सिद्धांत समझाता है। इसलिए दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी जिसको हमको समझना है, ये विकास क्रम का जो सिद्धांत है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और ये हर जगह लागू होता है, ये हमारे परिवारों में लागू होता है। इसीलिए ये जनरेशन गैप आते हैं। जो दादा होता है और जो नाती होता है उसका कभी मैच नहीं होता है सोच में, क्योंकि दादा पुराने विकास क्रम में पैदा हुआ है और जो उसका नाती है वो वर्तमान विकास क्रम में पैदा हुआ है। तो दादा का विकास क्रम और नाती के विकास क्रम के बीच का जो विकास है वो दादा के समय का विकास क्रम है। इसलिए दादा अपने विकास क्रम पे जब नाती को लाने की कोशिश करता है तो नाती और दादा की बिल्कुल नहीं बनती है। तो ये पीढ़ियों के अंदर भी जनरेशन गैप इसी विकास क्रम के सिद्धांत के कारण आता है। इसी विकास क्रम के सिद्धांत के कारण से सास बहू का झगड़ा होता है। समाज के ढेरों उदाहरण है, मैं आपको समझा सकता हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा। सारा ये जो है विकास क्रम का सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और साथियों, ये जो उत्पादन के साधन हैं ये सभी क्षेत्रों में, सभी धाराओं में परिवर्तन लाते हैं। इससे हम क्या समझते हैं साथियों कि जो ये विकास क्रम का सिद्धांत है, विकास क्रम का जो नियम है, उस नियम के तहत सारी चीजें आगे चलती है। इसको हमको अच्छी तरीके से समझना है। मैं संगठनों के बारे में बोल देता हूं, खासतौर से लेफ्ट पार्टियों के बारे में भी बोल देता हूं। आज का सबसे बड़ा समस्या वामपंथी जो दल हैं, कम्युनिस्ट हैं, उनके अंदर इसी विकास क्रम के सिद्धांत का है। जो पुरानी पीढ़ी आज है लीडरशिप में, वो इस वर्तमान विकास क्रम को स्वीकार नहीं पा रही है। और वर्तमान विकास क्रम इतनी तेजी से चल रहा है, जो पहले 400 सालों में विकास हुआ होगा वो विकास आज केवल 40 साल में हो जा रहा। कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर ये बहुत बड़ा समस्या है, नेतृत्व के अंदर। तबकि हम वैज्ञानिक रूप से समझते हैं कि विकास क्रम, यदि कम्युनिस्ट हैं हम तो विकास क्रम के वर्तमान स्वरूप को स्वीकार करेंगे। मगर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बड़ी संख्या में पुरानी जो लीडरशिप है, जो वृद्ध कॉमरेड्स हैं, ये उनका गलती नहीं कह रहा हूं मैं, ये एक सैद्धांतिक समझ का कमी है, जो आज इस तेजी से हुए विकास क्रम को स्वीकार नहीं पा रहे। बड़ी संख्या में है जो सोशल मीडिया के महत्व को आज भी स्वीकार नहीं कर पा रहे, मानने को तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में ऐसे स्टेट हैं जिनने सोशल मीडिया की कमेटी भी नहीं बनाई है।
सोशल मीडिया के लिए किसी को अधिकृत भी नहीं किया, वो बनने ही नहीं दे रहे, उनके हिसाब से फालतू की चीज़ है। बहुत सारे कॉमरेड हैं जो इसको, मोबाइल को, व्हाट्सएप को, सोशल मीडिया को एक बेवजह का बेलगाम हथियार कहते हैं। ये फालतू की टेंशन वाला काम है, इसमें कोई कुछ भी करता है, इसलिए इससे दूर रहो, इसको दूर रखो, इससे पास नहीं जाना है। ये अवैज्ञानिक तर्क है, चाहे जितना बड़ा कॉमरेड हो, ये अवैज्ञानिक तर्क है। उसको इस विकास क्रम के सिद्धांत का समझ नहीं है। तब कि कम्युनिस्ट का वैज्ञानिक समझ में पहला कंडीशन ही यही है कि आपको वैज्ञानिक चेतना से रहना, वैज्ञानिक चेतना से बढ़ना है। वो सब हम सब कहते भी हैं कि हम वैज्ञानिक चेतना से बढ़ने वाले लोग हैं, मगर वैज्ञानिक चेतना का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, उस थ्योरी को हम नहीं मान रहे। ये चूक है साथियों, ये कमी है, समझ की कमी है, जिसको हमें समझना है। समझ करके आगे हमको इसको करेक्ट करना है और आगे सही करके फिर सिद्धांत को लेकर के आगे चलना। ऐसा अगर हम करेंगे तो आपके साथ, यही कारण है कि यूथ जो जनरेशन है वो बड़ी संख्या में लेफ्ट पार्टियों के साथ नहीं जुड़ पा रही है, उसके ऊपर विश्वास कायम नहीं कर पा रही है। यही कारण है, मुख्य कारण यही है। आप चाहे जितना घुमा फिरा के चाहे जो बातें कर लेना, प्रमुख कारण यही है। तो साथियों, दूसरा संगठन के कारण और हमें इसी में जोड़ देता हूं कि विकास क्रम में हमेशा जो नीचे से विकास ऊपर की तरफ होता है, जैसे पीढ़ियों के अंदर विकास की क्षमता बढ़ती है। जितना, अगर हम 50 साल पहले चले जाएं तो 20 साल के बच्चे को जितना नॉलेज होता था, उतना नॉलेज आज 5 साल के बच्चे को है। या उस समय का हम 50 साल के व्यक्ति की बात करें तो जितना 50 साल के व्यक्ति को नॉलेज होता था, आज उतना 20 साल के व्यक्ति को नॉलेज है। तो ये है जनरेशन गैप, इसको भी ध्यान रखना है। जिसके कारण से यूथ जो बच्चे आते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज ज़्यादा है, वो सवाल ज़्यादा उठाते हैं, आपसे बहुत सारे, पता नहीं कितने सारे सवाल करेंगे, कितनी सारी चर्चाएं करेंगे, और जो इसको विचार को पकड़ लेगा वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो जो सीनियर लोग हैं उनको लगने लगता है ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा, बहुत बेवकूफ़ी कर रहा, और उसको धीरे धीरे करके हटाते, इग्नोर करते हैं। फाइनली उसको मजबूर कर देते हैं कि वो यहाँ से भग जाए। उनको खतरा महसूस होने लगता है। वो खतरा नहीं है, ये विकास क्रम के कारण उसकी चेतना ऊंची है। इसी तरीके से यदि पुराना जो कोई 90 साल का आदमी है, उसके चेतना के बराबर आज का 30 साल का जो बंदा होगा, उसकी चेतना बराबर होगी। इसलिए इस कम्युनिस्ट पार्टियों में इतना बड़ा संकट है ये कि जो यूथ बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे आते हैं, 25 साल के बच्चे आते हैं, 30 साल के बच्चे आते हैं, उनको जो सीनियर कॉमरेड हैं या हमारी लेफ्ट पार्टियों बड़ी संख्या में, उनको झेल नहीं पाते हैं, उनको साइड करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं होता उनके पास। तो ये गैप है, ये एक सिद्धांतिक समझ है जिसको हमको समझना है। ये वैज्ञानिक चेतना का सवाल है जिसके कारण से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो इस तरीके से साथियों, इस विकास क्रम को अच्छी तरीके से समझना। ये बहुत जगह, मैं आपको इस सिद्धांत को पूरे दिन भर लेक्चर दे सकता हूं, इतने सारे मुद्दे हैं, हर जगह ये लागू है, हर जगह। जो भी कम्युनिस्ट अपने आप को कहते हैं, उनको वैज्ञानिक चेतना से लैस कहते हैं, उनको इस विकास क्रम के सिद्धांत को सही तरीके से पकड़ना है। जैसे आप इसको सही तरीके से पकड़ लोगे तो आप जो है, यूथ बच्चे आपके साथ खड़े होने लगेंगे, और आप जो नए बच्चे आएंगे, यदि आपसे आगे जाने की कोशिश करेंगे तो आप उनको रोकोगे नहीं, उनको स्पेस दोगे, उनको जगह दोगे आगे जाने का, क्योंकि आपके दिमाग में चेतना है वैज्ञानिक रूप से कि जो हमसे आगे की जो पीढ़ी है वो हमसे ज़्यादा तेज होगी, हमसे ज़्यादा उसकी बुद्धि का विकास होगा, हमसे वो आगे जाएगा, विचार में भी, समझ में भी, सब चीज़ में आगे जाएगा। तो हम ऐसा कोई कार्यकर्ता, ऐसा कोई यूथ बंदा अगर हमारे सामने आएगा तो हम उसके विकास क्रम को रोकेंगे नहीं, बाधित नहीं करेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसको भगने को मजबूर नहीं करेंगे, उसको संगठनों में से भगाने को मजबूर नहीं करेंगे, उसको स्पेस देंगे काम करने का और उसको रास्ता देंगे ताकि वो पूरा संगठन आगे की तरफ बढ़े। ये विकास क्रम का सिद्धांत है जिसको साथी अच्छी तरीके से समझना। मैं अब इसको इतना ही कह के छोड़ देता हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये विकास क्रम का जो सिद्धांत है इसको अच्छी तरीके से समझना।
जिसको ऐतिहासिक विकास क्रम में मार्क्स ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। इसलिए मार्क्स ने कहा इतिहास को हमको कैसे देखना चाहिए, ऐतिहासिक विकास क्रम को हमको कैसे देखना चाहिए। हमको जो उत्पादन के औजार हैं उसके विकास क्रम से इतिहास को समझना चाहिए। इसलिए जो इतिहास है ये उत्पादन की पद्धतियों के विकास क्रम का इतिहास है। इसलिए दुनिया का इतिहास उत्पादन की शक्तियों के विकास क्रम और मनुष्यों के उत्पादन के संबंधों के विकास क्रम का इतिहास है। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसलिए सारा इतिहास श्रम करने वालों का इतिहास है। इसलिए सारा इतिहास ये मेहनत कश वर्ग का इतिहास है, मेहनत करने वालों का इतिहास है, जो उत्पादन प्रक्रिया की प्रमुख शक्तियां हैं। जो मेहनत कश वर्ग इस समाज के अस्तित्व के लिए भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, और जो भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है उसी के आधार पर समाज का, व्यवस्था का, सारा चीज का परिवर्तन होता है। इसलिए इतिहास राजाओं की जय और पराजय का नहीं है। इसलिए इस इतिहास को उत्पादन की पद्धतियों से जीवन को खोजने का, जीवन को बेहतर बनाने का इतिहास है। इस तरीके से हमको इस ऐतिहासिक विकास क्रम को समझना चाहिए। इसलिए इस पूरे विकास क्रम में उत्पादन शक्तियां ही क्रांतिकारी और परिवर्तनशील तत्व हैं। और ये उत्पादन शक्तियां कौन हैं? ये मेहनत कश वर्ग है, ये मजदूर किसान हैं। और साथ ही इसी उत्पादन की प्रक्रिया में मनुष्य के उत्पादन संबंध और आर्थिक संबंध बनते हैं। इसलिए ये उत्पादन संबंध यदि उत्पादन शक्तियों के स्वरूप के अनुरूप ना हो तो समाज के अंदर टकराव होने लगता है। और वर्तमान में जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसके अंदर क्या है कि ये जो पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं, पूंजी पे कब्जा कर लिया है। पूंजी को पैदा किसने किया है? उत्पादन शक्तियों ने। इसी कारण से ये टकराव बढ़ना शुरू होते हैं। यही टकराव का प्रमुख कारण है। इसलिए साथियों इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है कि जो उत्पादन शक्तियां हैं वो न केवल उत्पादन की सबसे गतिशील और क्रांतिकारी तत्व हैं, बल्कि वे उत्पादन के विकास का निर्धारण करने वाले तत्व भी हैं। यानी उत्पादन के विकास का निर्धारण कौन करेगा? उत्पादन शक्तियां। उत्पादन शक्तियां कौन है? मेहनत कश वर्ग, मजदूर, किसान। इसलिए समाज के विकास क्रम में जो प्रमुख हैं, प्रमुख ताकत हैं, वो उत्पादन शक्तियां हैं, मजदूर और किसान हैं। इस तरीके से साथियों इस विकास क्रम को मार्क्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, जिसको हमको समझना है। और इसी ऐतिहासिक विकास क्रम से उन्होंने पुरानी व्यवस्थाओं को समझाया कि सबसे पहले आदिम कम्यून समाज था। जिस समय पत्थर का विकास हुआ था उस समय समाज में कोई एक दूसरे का शोषण नहीं करता था, सब मिलकर पैदा करते थे। जो भी संसाधन जंगलों से इकट्ठा करते थे, शिकार वगैरह, सब मिलकर के खाते थे। और जिसकी जितनी शक्ति थी उसके आधार पे वो अपना काम करते थे। उसके बाद से दास व्यवस्था आई। दास व्यवस्था में क्या था? दास व्यवस्था के समय में तांबा का विकास हुआ था, तो उससे जो उत्पादन के औजार थे उन पर कब्जा दासों के, गुलामों के, मालिकों का था। और समय की सामाजिक व्यवस्था थी कि मनुष्य को भी वो सामान समझते थे, इसीलिए गुलाम बेचे जाते थे। गुलाम को भी वो मार सकते थे, मार भी सकते थे, नष्ट भी कर सकते थे। सारा उनका वस्तु थे दास। मनुष्य मनुष्य नहीं था। तब की उत्पादन सारी मेहनत गुलाम करते थे और उसके ऊपर कब्जा गुलामों के, मालिकों का था। और गुलाम उनके पास एक वस्तु के रूप में थे। उसके बाद से सामंती समाज आया। खेती के बाद, लोहा आने के बाद खेती का विकास हुआ। उसके बाद से फिर राजाशाही व्यवस्था पैदा हुई। उत्पादन शक्तियां किसान थे, मगर सामंत इनकी सारे जो उत्पादन करते थे उस पर कब्जा करते थे। मगर इस समय मानव इतिहास के विकास क्रम में हो गया था कि वो मनुष्य को बेच नहीं सकते थे और मनुष्य को मार नहीं सकते थे। उसके बाद से पूंजीवादी व्यवस्था आई। उसके अंदर क्या था?
मजदूर और पूंजीपति का संबंध हो गया, उत्पादन शक्तियां मजदूर हो गए और मालिक पूंजीपति हो गया। तो इस तरीके से मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद में ये सारे विकास क्रम को समझाया। यही सच्चा इतिहास है जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना है। और इसी विकास क्रम में उन्होंने क्रांतियों के बारे में भी समझाया कि जब एक व्यवस्था नष्ट होती है, दूसरी व्यवस्था आती है, उस समय क्रांति होती है। और हमेशा क्रांति कौन करता है? जो शोषित पीड़ित जनता होती है, जो उत्पादन की शक्तियां होती हैं, वही क्रांति करती हैं। जैसे गुलामों की व्यवस्था में गुलामों ने विद्रोह किया और उस व्यवस्था को नष्ट किया, जिसके बाद से सामंती व्यवस्था पैदा हुई। सामंती व्यवस्था को जब नष्ट किया तो किसानों ने नष्ट किया, तो किसानों ने सामंती व्यवस्था को नष्ट किया, तो उसके बाद से नई पूंजीवादी व्यवस्था पैदा हुई। अब पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर, कारखानों का जो मजदूर है वो क्रांति करेगा और वो इस पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करेगा। उसके बाद से समाजवादी व्यवस्था आएगी। तो इस तरीके से इस विकास क्रम को, क्रांतियों के विकास क्रम को समझाया। और साथ में ये भी समझाया कि जब ये शोषण बढ़ता है और शोषण बढ़ने की एक हवस है जो बढ़ते 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 एक चरम अवस्था पे जाता है। और जब चरम अवस्था पे जाता है तो जो शोषित पीड़ित जनता है वो परेशान होकर के क्रांति करती है और उस व्यवस्था को बदल देती है। तो उस बदलने के बाद से शोषित पीड़ित जनता को कुछ राहत होती है। आज़ादी के आंदोलन के पहले क्रांति करने की जो लड़ाई थी, बहुत ज़्यादा दमन था किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर। और जैसे ही सरकार बनी उस समय श्रम कानून बन गए और इस सरकार ने किसानों को भी जमीन पर पट्टे दिए, लगान खत्म करी, बहुत सारी राहतें थी, जिसके कारण से आज़ादी के बाद भी, वो आज़ादी के समय भी अहिंसा का आंदोलन चला, कम्युनिस्ट क्रांति नहीं कर पाए। तो क्रांति कब होगी? जब शोषण की उच्चतम अवस्था पर ये उत्पादन की शक्तियां हैं जब पहुंच पाएंगी, तब एक क्रांति होगी और उसके बाद से फिर व्यवस्था बदलेगी। तो साथियों, ये विकास क्रम का सिद्धांत है, ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसी क्रम में हमको साथी अच्छी तरीके से समझना, और इसकी थ्योरी यदि आपने अपने दिमाग में बिठा ली ना, तो आप हर चीज का आकलन कर सकोगे। इस तरीके से साथी इस विकास क्रम को हमको अच्छी तरीके से समझना है। इस विकास क्रम को दुनिया की हर चीज को समझ लेंगे हम, हर विकास क्रम को समझ, हर चीज का विकास क्रम है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका विकास क्रम नहीं है। आज जो दुनिया में है ये लाखों सालों का विकास क्रम से पैदा हुआ है। ये प्रकृति के अंदर जो भी है ये लाखों सालों के विकास क्रम का परिणाम है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश के आजादी के बाद से 70 सालों में ये विकास हुआ है। 70 साल में पहले जहां हम थे, जहां आज खड़े, ये 70 सालों के विकास क्रम का देन है। तो हर चीज का एक विकास क्रम है जिसको हमको ध्यान रखना है, और विकास क्रम का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। ये मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। आपको इस थ्योरी को अच्छी तरीके से समझना है और इस थ्योरी को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है। ये थ्योरी को आप बिठा लेंगे तो आपके घरों में झगड़ा नहीं होगा। ये थ्योरी को समझ जाएंगे तो दादा की और पोता की लड़ाई नहीं होगी। ये थ्योरी को समझ जाओगे तो सास की बहू की लड़ाई नहीं होगी। ये थ्योरी को समझ जाओगे तो बाकी जगह आपका विवाद नहीं होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे महिलाओं का इतिहास का विकास क्रम है, हर चीज का इतिहास का विकास क्रम है। तो इस विकास क्रम को हमको अच्छी तरीके से समझने का जरूरत है। मुझे उम्मीद है जितना मैं समझाना चाह रहा था, इस विकास क्रम को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, जो मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंदर समझाया है। अब साथ ही इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जो पीछे के वीडियोस के आगे जो वीडियो डले उनको सारों को सुने आप। कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास जहां से चालू हुआ उतने तो सुने ही। हमारी प्ले लिस्ट पर जहाँ दर्शन सीरीज का फोल्डर जरूर खोलें, उसको हमने ऋग्वेदिक काल से कवर किया है, उसके वीडियो सुने और जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। और इसके बाद साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि कोई सा भी वीडियो हम डालें वो आपको मिले, आप उसको सुन सकें और सुनने के बाद से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग कर सकें।
आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।